नमस्कार, गुड आफ्टरनून। मैं आज भूविज्ञान के स्ट्रक्चरल जियोलॉजी, संरचना विज्ञान के बारे में आप लोगों को कुछ आधारभूत जानकारी दूंगा। स्ट्रक्चरल जियोलॉजी यानी कि संरचना विज्ञान वस्तुतः क्या है? संरचना विज्ञान यानी स्ट्रक्चरल जियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द आर्किटेक्चर ऑफ द अर्थ क्रस्ट, इट्स डिफॉर्मेशनल फीचर्स एंड देयर म्यूचुअल रिलेशंस एंड ओरिजिन। कहने का मतलब ये हुआ कि जो स्ट्रक्चरल जियोलॉजी है वह वस्तुतः पृथ्वी का वास्तु है, वास्तुशास्त्रीय संरचना है, जिसका जो तोड़फोड़ आंतरिक बलों के कारण चट्टानों में होती है उसका अध्ययन और उनका आपस में उन तोड़फोड़ से जनित संरचनाओं का आपस में क्या संबंध है और कैसे वो हुए होंगे, यह सब का अध्ययन हम स्ट्रक्चरल जियोलॉजी में करते हैं। यानी कि अगर ब्रीफ हम कहें, अगर संक्षेप में हम लोग कहें तो ए ब्रांच ऑफ जियोलॉजी, द स्ट्रक्चरल जियोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ जियोलॉजी कंसर्न्ड विद द शेप्स, अरेंजमेंट्स एंड इंटररिलेशनशिप्स ऑफ bedrock units and the forces that cause them। मतलब कहने का मतलब यह है कि यह भूविज्ञान की वह शाखा है जो आकार, गुंफन यानी कि व्यवस्था और आपसी अंतर संबंधों, बेडरॉक यूनिट्स जो हैं, जो पट्टियां हैं, जो बेडरॉक्स हैं, उन यूनिट्स के आपस में संबंध क्या है और बलों का क्या संबंध है, जो इनको बनाते हैं उन बलों का क्या संबंध है, इसका अध्ययन हम स्ट्रक्चरल जियोलॉजी में करते हैं। अब जियोलॉजी के इस मतलब कहने का ये स्ट्रक्चरल जियोलॉजी में जो स्ट्रक्चर आते हैं, कौन कौन सी ऐसी संरचनाएं संभवतः होती हैं जिनका अध्ययन हम स्ट्रक्चरल जियोलॉजी में करते हैं। इन बलों के कारण जिनका डेफिनेशन में जिक्र आया है, उनकी वजह से कौन कौन से स्ट्रक्चर्स बनते हैं और क्यों इनका अध्ययन जरूरी है। Why an understanding and knowledge of structural geology is important? The first is to understand earthquake. For example, one must know about faults. भूकंप कैसे आते हैं, उसका कारण अगर हम जानने की कोशिश करेंगे तो अधिकांश भूकंप या तो थ्रस्ट से या फॉल्ट से आते हैं, या आगे हम बताएंगे कि ये चीजें क्या होती हैं। उन फॉल्ट्स के, उन भ्रंशों के बारे में जानना इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम अर्थक्वेक के बारे में जानना चाहते हैं, ताकि, और अर्थक्वेक के बारे में हम क्यों जानना चाहते हैं, अर्थक्वेक के बारे में हम जितना जानना चाहते हैं उस सब का सार यह होता है कि भूकंप आने की दशा में जनधन हानि कम से कम हो, इसलिए स्ट्रक्चरल जियोलॉजी इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से एप्रिशिएटिंग हाउ मेजर माउंटेन बर्ड्स एंड द कॉन्टिनेंट हैव इवॉल्व्ड calls for a comprehension of faulting and folding। हम माउंटेन्स, जो पहाड़ कैसे बने या विभिन्न और स्थलाकृतियां कैसे बनी हैं, वो उनका संबंध फॉल्ट और फोल्डिंग जो और स्ट्रक्चर्स हैं, फॉल्ट और फोल्ड एक स्ट्रक्चर होते हैं स्ट्रक्चरल जियोलॉजी में, उनकी वजह से किस तरह से ये बने हैं उनका अध्ययन, या किस तरह से माउंटेन्स डेवलप हुए हैं, किस तरह से गर्त डेवलप हुए हैं, किस तरह से समंदर बने हैं, इन सब की अगर हम कार्यविधि में जाएंगे, इनकी संरचना पे जाएंगे वस्तुतः, तो हमें स्ट्रक्चरल जियोलॉजी पढ़नी पड़ेगी। अंडरस्टैंडिंग प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी एज ए होल ऑल्सो रिक्वायर्स ए नॉलेज ऑफ स्ट्रक्चरल जियोलॉजी। कहते हैं कि विश्व में जितने भी स्थलाकृतियां हैं, चाहे वो गहरे गर्त हैं समंदर में, चाहे वो हिमालय जैसे पर्वत श्रृंखलाएं हैं, इन सब के पीछे एक बड़ा प्रोसेस काम करती है जिसको कहते हैं स्ट्रक्चर प्लेट टेक्टोनिक्स। अगर प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पढ़नी है, प्लेट टेक्टोनिक्स का सिद्धांत क्या है, अगर को पढ़ना है तो उसके लिए जरूरी है कि स्ट्रक्चरल जियोलॉजी का हमको ज्ञान हो। आगे हम कहें क्यों जरूरी है
आगे हम कहते हैं कि इन एरियाज ऑफ एक्टिव टेक्टोनिक्स द लोकेशन ऑफ जियोलॉजिक स्ट्रक्चर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट इन सिलेक्शन ऑफ सुटेबल साइट्स फॉर बिल्डिंग्स, डैम्स, हाईवे, ब्रिज, टनल्स, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स एक्सेट्रा। जब हम किसी ऐसे क्षेत्र में जो विवर्तनिक रूप से, जो भूगर्भीय स्थिति से बहुत सक्रिय क्षेत्र है जैसे कि हिमालय, ऐसे क्षेत्रों में हम बांध कैसे बनाएं, ऐसे क्षेत्रों में हम बिल्डिंग कैसे बनाएं, रेलवे लाइन कैसे बनाएं, रोडें कैसे बनाएं, सड़क कैसे बनाएं, और इस तरह के कई भी प्रोजेक्ट, चाहे ब्रिज हो चाहे टनल हो, किस तरह से बनाएं, उसके लिए जरूरी है कि पहले उस क्षेत्र का संरचना भूविज्ञान हमको जानना बहुत जरूरी है। इसलिए संरचना विज्ञान इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही अंडरस्टैंडिंग स्ट्रक्चर जियोलॉजी कैन हेल्प अस मोर फुल्ली appreciate the problem of finding more of the earth's natural resources such as metal, ores, petroleum and gas rocks, aggregates etc. कहने का मतलब यह है कि स्ट्रक्चरल जियोलॉजी हमको मदद करता है यह जानने में कि पृथ्वी के अंदर भूगर्भ में जो हमारे खनिज है, चाहे तेल है, चाहे गैस है, चाहे मेटल्स है, मेटलिक मिनरल्स हैं या नॉन मेटलिक मिनरल्स है, जो भी है, अगर संरचना विज्ञान का जब तक हमको नॉलेज नहीं होगा, ज्ञान नहीं होगा, तब तक हम ये चीज नहीं जानते। इसी तरह से द नॉलेज ऑफ स्ट्रक्चरल जियोलॉजी इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इन जियोजार्स, लैंडस्लाइड्स, अर्थक्वेक्स, सुनामी, सब्सिडेंस, इरोजन एक्सेट्रा, मिटिगेशन एंड कंट्रोल मेजर्स। स्ट्रक्चरल जियोलॉजी का, संरचना विज्ञान का वहां बहुत महत्व है जब हम प्राकृतिक आपदाओं की बात करते हैं, जैसे कि लैंडस्लाइड। हमको ये पता होना चाहिए, अगर हम पता करना चाहते हैं कहाँ का लैंडस्लाइड हो सकते हैं, तो हमको ये पता होना ही चाहिए कि वहाँ की स्ट्रक्चरल जियोलॉजी क्या है। जब हम भूकंप के बारे में हमने पहले बता दिया, सुनामी के बारे में, सुनामी भूकंप जनित होते हैं, जब तक हमको उस क्षेत्र की संरचना विज्ञान के बारे में पता नहीं होगा तो हम ये बताने की स्थिति में नहीं होंगे कि कहाँ सुनामी आने की संभावना है, कहाँ भूकंप आने की संभावना है, कहाँ धंसने की संभावना है, कहाँ बहुत ज्यादा भूक्षरण होने की संभावना है। इन सब के लिए और इनको कैसे रोका जा सकता है, इसके लिए भी संरचना विज्ञान का होना, ज्ञान होना बहुत जरूरी है। अब असल में संरचनाएं बनती क्यों है, चट्टानों पर संरचनाएं बनती, शैलों पर संरचनाएं बनती क्यों है, इसके लिए शैलों की प्रकृति बहुत कुछ जिम्मेदार है। यह डिपेंड करता है कि किस तरह की संरचनाएं बनेंगी। जैसे कि अगर कोई रॉक भंगुर है, ब्रिटल है, तो वो क्या होगी, वो रॉक बजाय मुड़ने के, वो रॉक बजाय घूमने के, ऐसे मुड़ने के बल के कारण टूटने में ज्यादा विश्वास करेगी, उस तरह से अलग संरचनाएं बनेंगे। या कोई रॉक डक्टाइल है, वो रॉक टूटने के बजाय मुड़ने में ज्यादा विश्वास करती है। या कोई रॉक इलास्टिक नेचर की है, इलास्टिक नेचर की ये है कि जब तक बल लग रखा है तब तक अस्थायी तौर पर वो बिगड़ते हो गई, और जैसे बल हटा वैसे ही वो फिर अपनी जगह पे आ गई। शैलें वस्तुतः ये तीसरा जो इलास्टिक प्रॉपर्टी है, इस तरह बहुत कम संरचना विज्ञान में इस तरह के अध्ययन मतलब बहुत कम होता है, इसका इस तरह के प्रकृति का अध्ययन और इस तरह की प्रकृति की शैलें, वो दोनों ऊपर ब्रिटिल और डक्टाइल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्ट्रक्चरल जियोलॉजी के लिए। तो इलास्टिक कुछ इस तरह का हो गया जैसे रबड़ आप खींचते हैं, और जैसे रबड़ छोड़ा आपने पूर्व दिशा में जगह चले जाते। हमारा स्ट्रक्चरल जियोलॉजी का इस सब से कंसर्न कम पड़ता है, बहुत कम पड़ता है। एक दूसरी तो दो तीन चीजें और महत्वपूर्ण है कि अगर तापमान चट्टान का बढ़ेगा तो ब्रिटिल टेंडेंसी से रॉक डक्टाइल टेंडेंसी की ओर जाएगी। कहने का मतलब यह है, अगर कोई रॉक ब्रिटिल बिहेवियर की है, भंगुर बिहेवियर की है, और अगर हम उसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वो प्रत्यास्थ की प्रकृति की तरफ बढ़ने लग जाती है। इसी तरह से अगर हम प्रेशर बनाएंगे शैल पर, अगर हम प्रेशर दबाव बढ़ाएंगे तो उसमें भी ये स्थिति आती है। अच्छा, टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी, अगर आप बहुत जल्दी, अगर डिफॉर्मेशन बहुत जल्दी हो रहा है, समय बहुत कम लग रहा है, तो उसमें ब्रिटिल की टेंडेंसी ज्यादा होगी। अगर बहुत धीरे धीरे बलों का समय बहुत लंबे समय तक लग रहा है तो डक्टिलिटी के प्रत्यास्थता की स्थिति ज्यादा आती है। अब इसके अतिरिक्त
शैलों की विशिष्ट, अलग अलग शैल की विशिष्ट अलग अलग प्रकृति होती है। जैसे कि एक होता है सैंडस्टोन, बलुआ पत्थर जो होता है, उसमें ब्रिटिलिटी की टेंडेंसी ज्यादा है। ये शेल होता है, चिकनी मिट्टी के संघरित होकर जो शैल बनती है उसमें डक्टिलिटी ज्यादा होती है, प्रत्यास्थता ज्यादा होती है। इन जनरल द अपर क्रस्ट इज मोर ब्रिटल देन द लोअर क्रस्ट। अगर आप पृथ्वी के बाहरी सतह की बात करें, जो ठोस चट्टानें हैं वो ज्यादा ब्रिटिल होती हैं, और जैसे जैसे हम अंदर जाते हैं प्रेशर और टेम्परेचर बढ़ता जाता है, और हमने पहले ही बताया कि अगर प्रेशर बढ़ेगा टेम्परेचर बढ़ेगा तो डक्टिलिटी रॉक की बढ़ जाती है, ब्रिटिलिटी कम हो जाती है। ये सारी चीजें हैं। नेक्स्ट, अब बलों के कारण किस तरह से शैलों में विकृतियां आती है, संरचनाएं बनती है, ये देखिए। जो बल लग रहे हैं, अगर हम संक्षेप में ग्रेजुएशन के लेवल की बात करें तो इसको हम जो रॉक्स में डिफॉर्मेशन लाता है, रॉक्स में संरचनाओं, रॉक्स में जो विकृतियां लाते हैं, उस तरह के विशिष्ट बलीय स्थिति को हम स्ट्रेस कहते हैं, जो सीधे शैलों पे पड़ते हैं और उसमें विकृतियां लाते हैं। और स्ट्रेन क्या हुआ? स्ट्रेन उन बलों के कारण उत्पन्न जो डिफॉर्मेशन होता है, जो विकृति होती है, जो संरचना बनती है, उसको हम स्ट्रेन कहते हैं। अच्छा, कुछ इससे पहले कि हम आगे बढ़े, कुछ हम यहाँ परिभाषाएं, मूलभूत परिभाषाएं आप लोगों को बता दें। एक होता है आउटक्रॉप। आउटक्रॉप सिंपली धरातल पर शैल का वो उभरा हुआ भाग जो हमको दिखता है उसको आउटक्रॉप कहते हैं। जैसे कि ये यहाँ पर देखिए, ये शैलें दिख रही है, ये धरातल पर ये उभरा हुआ रॉक का पार्ट जो कि हमको दिखता है, जो शैलें हमको दिख रहे हैं, यह वाला पोर्शन, ये पूरा का पूरा एक आउटक्रॉप। बेड स्ट्रेटा, दूसरी चीज होती है बेड। ज्यादातर हम यह अवसादी शैलों में यूज करते हैं बेड। बेड का मतलब ये हुआ कि जो ये अलग अलग परत अलग अलग समय पे जमा हुई है, अलग अलग समय में, ये एक एक परत असल में एक बेड है या स्ट्रेटा है, या उसका स्ट्रेटा, या इसका जो सिमिलर होता है स्ट्रेटम बोलते हैं उसको। और स्ट्रेटा मैंने बहुत सारे बेड, ये अलग 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 आप लाइनें देख रहे होंगे, ये स्ट्रेटा हुए। और इन दो स्ट्रेटाओं के बीच का जो तल होता है हम उसको कहते हैं बेडिंग प्लेन। ये आगे चलकर काफी इंपॉर्टेंट होंगे, तो ये समझ लेना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ देखिए, इन संरचनाओं की पहले बेड्स की स्थितियां क्या हो सकती है पृथ्वी पर, इनकी बीमाएं, बेड्स के जो एस्पेक्ट्स हैं, बेड किस तरह से धरातल के सापेक्ष किस तरह से हैं, उसको हम तीन तरह से समझ सकते हैं। एक तो होता है कि जिधर को झुकी हुई है। अब समझ लीजिए, ये जो स्थलाकृति है ये करीब करीब वैसे बनी है, ये जो स्थलाकृति है ये वैसे बनी है जिस तरह से बेड झुकी हुई है। बेड इधर को झुकी हुई है, इधर को झुकी हुई है। अगर हम यहाँ से पत्थर छोड़ेंगे तो पत्थर, या पानी की बूंद छोड़ेंगे तो पानी की बूंद इधर को जाएगी, जिधर को ये झुकी है उधर को जाएगी। यह दिशा जो है जिधर को ये झुकी हुई है, बेड झुकी हुई है, इसको हम कहते हैं डिप डायरेक्शन। जिधर को झुकी हुई है डिप डायरेक्शन। और ये देखिए, ये डिप डायरेक्शन किधर की तरफ, ये अगर ये पश्चिम है तो पश्चिम की तरफ, और अगर कितनी झुकी हुई है, क्षैतिज तल ये है, क्षैतिज तल के सापेक्ष, क्षैतिज तल अगर ये है या उसी के समानांतर ये है, और ये एक समानांतर रेखा है। अगर हम इस एंगल को नापेंगे, जैसे कि ये 35 डिग्री से दिखाया गया है, यह है डिप अमाउंट। डिप अमाउंट माने नति का परिमाण, नति कितनी, झुकी हुई कितनी है। एक तो है किस दिशा में झुकी हुई है, ये पश्चिम की दिशा में झुकी हुई है, इधर को झुकी हुई, इधर को जिधर को हमारा पानी जा रहा है, और कितनी झुकी हुई है। इस एंगल से हमको ये पता चल गया है क्षैतिज के सापेक्ष, इस रेखा की क्षैतिज के सापेक्ष कितना एंगल है, ये होगी
नति का परिमाण कितना झुका हुआ, ये हो गया। तो दो तरह से हमने निकाला कि एक तो किधर को झुकी हुई है और दूसरा कितनी झुकी हुई है। अब तीसरा ये है, ये अब ये देखिए इस सेल में देखिए, इस सेल में देखिए ये सेल इधर को झुकी हुई है, कितनी झुकी हुई है। अगर हम क्षैतिज के सापेक्ष इसका एंगल बना दें, यहाँ पर एंगल बना देते, क्षैतिज रेखा सपोज ये काल्पनिक रेखा ये होगी, तो ये यहाँ पर ये एंगल निकल जाएगा, ये कितनी झुकी हुई है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर ये इधर की तरफ को झुकी हुई है और क्षैतिज के सापेक्ष अगर उस एंगल को निकालें तो कितनी झुकी हुई आ जाएगा। लेकिन ये क्षैतिज विस्तार इस सेल का क्या है, अगर हम क्षैतिज में चले जाएं तो कहां कहां ये सेल मिलती जाएगी, वो क्षैतिज विस्तार होगा। क्षैतिज विस्तार यानी कि ये मेरा हाथ है, ये आपकी तरफ को झुका हुआ है, इधर को आपकी तरफ को झुका हुआ है, ये तो हो गया आपकी तरफ होगी झुकने की दिशा। क्षैतिज के सापेक्ष जो कोण बना, ये क्षैतिज दिशा है, ये क्षैतिज है, इसके सापेक्ष ये कोण बना, तो ये हो गया डिप अमाउंट या नति का परिमाण। और ये क्षैतिज विस्तार इस बेड का, मेरे हाथ को अगर बेड माने, ये क्षैतिज विस्तार अगर है तो ये हो गया स्ट्राइक ऑफ द बेड या नतिलंब। तो तीन तरह से हम सेल का परिमाण निकाल सकते हैं, एक तो किधर को झुकी है, दूसरा कितनी झुकी है और उसका क्षैतिज विस्तार क्या है। ये तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है स्ट्रक्चरल जियोलॉजी में, प्राइमरी के लिए बहुत आधारभूत अध्ययन के लिए यह बहुत जरूरी है। ये किस तरह से अगर ये चलो आप लोगों के लिए जरा थोड़ा दुरूह हो गया, लेकिन फिर भी बता देता हूं मैं। अगर ये एक डोम है, एक उल्टा डोम रखा हुआ है, अगर इसको देखें तो इसके चारों तरफ इधर को आपस में एक दूसरे से दूर झुक रही है, तो डोम बन जाएगा, एक उभार हो जाएगा चारों तरफ। अगर इस तरह से एक उभार हो गया, या उल्टी टोकरी अगर हमने, गोल टोकरी है उसको अगर हम, या उल्टी कढ़ाई अगर हमने रखी, तो कढ़ाई चारों तरफ से एक दूसरे से दूर की तरफ झुक रही है, या उसकी नति एक दूसरे से दूर की दिशा में है, तो वो एक डोम स्ट्रक्चर बन जाए। अगर कढ़ाई को सीधी कर दें सब्जी छौंकने के लिए, तो आपको लगेगा कि चारों तरफ से दीवारें एक दूसरे की तरफ को झुक रही है, इसको हम कहते हैं बेसिन। ये बेसिन बन जाएगा। इस तरह से नति के कारण ये चीजें, स्थितियां आती हैं। ये देखिए, अब दूसरी चीज देख रहे हैं, इसको कहते हैं एंटीक्लाइन। जब ओल्डेस्ट रॉक, जो सबसे पहले जमा होने वाली, सबसे नीचे होगी, उसके बाद ऊपर होगी, उसके बाद और ऊपर होगी, उसके बाद और ऊपर होगी। अगर इस तरह से फिर बलों के कारण वो एक किताब अगर सोचें आप, और किताब को मोड़ दें आप, सबसे नीचे वाली लेयर सबसे पुरानी होगी और सबसे ऊपर वाली सबसे नई होगी। तो इस तरह से अगर कोई झुकाव होता है जिसमें सबसे कोर में इस तरह का बलन, इसको बलन कहते हैं, फोल्ड, इस तरह का बलन जिसमें कि सबसे नीचे सबसे केंद्र में सबसे पुरानी रॉक होती है, तो उसको हम कहते हैं एंटीक्लाइन। अगर इसको उल्टा कर दें, अगर किताब को ऊपर को मोड़ दें, ऐसे कर दें, एक तो ये हो, ये इस तरह से मोड़े तो सबसे अंदर कोर में होगी सबसे पुरानी रॉक। अगर ऐसे कर दिया, उल्टा कर दिया, तो इस सबसे अंदर कोर में जो सबसे ऊपर होगी, ये वाले यहाँ पे होगा सबसे नई रॉक, यहाँ पे सबसे पुरानी रॉक, यहाँ सबसे नई रॉक, यहाँ पे सबसे नई रॉक, यहाँ सबसे पुरानी रॉक, यहाँ। तो इसको हम कहते हैं सिंक्लाइन। इस तरह से ये कुछ स्ट्रक्चर्स मैं बता रहा हूँ, है ना। ये एंटीक्लाइन हो गया, ये ओल्डेस्ट रॉक होगी यहाँ पे नीचे, और सबसे यंगेस्ट रॉक होगी ये, ठीक है। और अगर हम इसको उल्टा कर दें तो सबसे यंगेस्ट रॉक होगी यहाँ अंदर पेट में, यहाँ पेट में सबसे ओल्डेस्ट है, यहाँ पेट में सबसे यंगेस्ट है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, कुछ अगर
हम देखें तो आउटक्रॉप में किस तरह से देखिए बलन दिख रहे हैं, प्रकृति में किस तरह के बलन दिख रहे हैं, ये बलन दिख रहे हैं, ये बलन देखिए एंटीक्लाइन दिख रहा है, ये एंटीक्लाइन है, इस तरह से ये सिंक्लाइन है। ये यहाँ पर फील्ड में कोई जियोलॉजिस्ट अपने बच्चों को समझा रहा है, स्टूडेंट्स को। अब कई बार बलन ऐसे भी होते हैं कि जैसे हमने अभी तक बताया कि बलन यूं था और यूं था, ऐसा था यूं और यूं ऐसे। अब बलन एक इधर ही को झुक रखी है और दूसरे भी उसी की तरफ को आ रही, एक ही तरफ को, दोनों एक ही तरफ को। पहले तो ऐसा था, अब ऐसे दोनों एक ही तरफ को जाते हैं, इनको कहते हैं ओवरटर्न फोल्ड। ये ओवरटर्न फोल्ड होगी, मतलब एक लिंब, एक तो सामान्यतः अपनी जगह है, दूसरी यहां होनी थी वो यहां चलेगी, ओवरटर्न होगी, ज्यादा मुड़ गई, उसको कहते हैं ओवरटर्न फोल्ड। अब क्योंकि ये फंडामेंटल है तो मैं सारी चीजों को टच करते हुए आप लोगों को बता रहा हूं कि इसका इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है फोल्ड्स का, कि ये बलन अगर इस तरह से बलन है जिस जो कि छिद्र वाली रॉक्स है, जिसको पोरस रॉक कहते हैं हम, पोरोसिटी है, इसमें छिद्र है, और उसके ऊपर एक ऐसी रॉक है ये सफेद वाली जो इम्परवियस है, जिसमें छिद्र नहीं है, जिससे पास होकर द्रव नहीं जा सकता है। तो क्या होता है कि यहां पर इसके ऊंचाई वाले क्षेत्रों में तेल जमा हो जाता है। तो जब हम तेलीय क्षेत्रों, खनिज तेल के क्षेत्रों में जब हम अध्ययन करते हैं तो ट्रैप कहां पे होगा, कहां पर तेल मिलने की संभावना होगी। ये एंटीक्लाइंस का इंपॉर्टेंस आपको समझ में आ जाना चाहिए कि जहां जहां ये एंटीक्लाइंस होंगे और पोरस रॉक होगी और उसके कैप कर रखा होगा, ढक रखा होगा इम्परवियस या छिद्र विहीन रॉक से या महीन छिद्रों जिससे कि तेल नहीं जा सकता उस क्षेत्र से, तो यहाँ पर जमा हो जाता। अगर छेद होंगे तो क्या होगा, यहाँ से उड़ के बाहर आ जाएगा, वाष्पीकृत हो जाएगा, हमारे किसी काम का नहीं। बचाया हुआ इस टोपी ने है तेल को एंटीक्लाइंस के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये देखिए प्रकृति में इस तरह से हमको बलन मिलते हैं। ये देखिए सिंक्लाइन है, ये सिंक्लाइन है, ये इधर को जा रहा है, इधर ये यंगेस्ट यहाँ पे है, और ये दिख रहे हैं बलन, पूरी बलन दिख रही है, ये घाटी बन रखी बलन के कारण सिंक्लाइन की घाटी। ये स्थिति सामान्यतः होती नहीं वस्तुतः। जैसे हिमालय में ज्यादातर नदियां इसके उल्टे, अगर इसको उल्टा कर दें तो उल्टे जो उभार वाले क्षेत्र हैं उनको काटकर बनी हुई है। क्योंकि होता क्या है कि जब हम यूं मोड़ते हैं तो टूटती, जैसे लकड़ी तोड़ रहे हैं तो जब हम यूं करेंगे तब टूटेगी, क्योंकि सबसे ज्यादा तनाव उन जगहों पे होता है। तनाव होने की वजह से वहां दरारें बन जाती हैं रॉक्स में। अगर हम यूं मोड़े तो दरारें बन जाती हैं। इन दरारों के पर पानी का घुसना इजी हो जाता, वहां क्षरित करना पानी को बड़ा सरल हो जाता है, क्योंकि पहले से दरारें बनी है। तो वो दरारें काट के उसको बहा के वहां गहरी घाटियां बन जाती। तो जहां जहां स्ट्रक्चरल हाई है, जहां जहां एंटीक्लाइन है, वहां पर घाटियां बनी हैं बीच। ये जैसे ये है हमारे, ये दोनों मेरे दोनों हाथों के बीच में जो गैप है वहां पर पानी बह रहा है या घाटियां बन गई इस तरह से। तो ये इसका उल्टा होता है, इसका उल्टा यहाँ हिमालय में। यहाँ क्या है, जिस तरह की रॉक की बनावट है, जिस तरह की शैलें हैं, उसी तरह की भू आकृति है। इसका अपोजिट ज्यादा संभव होता है। दूसरा वो तो हो गया डक्टाइल डिफॉर्मेशन के कारण जब मुड़ सकती है रॉक। दूसरा क्या होता है, जब शैल मुड़ नहीं सकती है, टूट सकती है। ऐसी हालत में भुरभुरी जो चट्टाले भंगुर होते हैं, उन शैल्स में क्या होता है, या उन शैलों में क्या होता है, या तो इस तरह की दरारें बन जाती हैं जिन पर ज्वाइंट बल लगे तो उसमें जगह जगह दरारें पड़ जाती हैं उस तरह के, या तो इनको ज्वाइंट्स कहते हैं। या उन दरारों के सापेक्ष, जो दरारों के दोनों तरफ के ब्लॉक्स हैं एक दूसरे के सापेक्ष खिसकने लग जाते हैं, उनको फॉल्ट्स कहते हैं। देखिए ये दरार है, इस दरार के सापेक्ष ये ब्लॉक ऊपर खोल, ये इस दरार के सापेक्ष ये ब्लॉक मेरी तरफ को आ गया, इस दरार के सापेक्ष ये ब्लॉक नीचे को चले गया, इस दरार के सापेक्ष ये ब्लॉक ऊपर को चले गए, इस दरार के सापेक्ष। इस तरह की स्थितियां भी आ जाती है। इस तरह की ये प्रकृति में इस तरह से मिलते हैं।
इनको हम फॉल्ट्स कहते हैं। एक हो गया फोल्ड, दूसरा हो गया ज्वाइंट, तीसरा हो गया फॉल्ट। और फॉल्ट में भी फिर इनके अलग अलग कैटेगरीज हैं। कोड में बहुत सारी कैटेगरीज हैं, वो उनका अलग से अध्ययन, वो एक सेपरेट चैप्टर है। या फिर ज्वाइंट्स, अपने आप में कई तरह के ज्वाइंट्स होते हैं, उसका एक अलग अध्ययन है, उसके लिए अलग एक लेक्चर होगा। और इसी तरह से फॉल्ट्स के भी 2-3 लेक्चर्स में फॉल्ट कितने तरह के, कैसे बनते हैं, ये सब चीजें। पर संक्षेप में ये है कि क्या क्या संरचनाएं होती हैं जिनका अध्ययन हम लोग संरचना विज्ञान में करते हैं। ये विभिन्न तरह के स्ट्रक्चर का प्रदर्शन किया है, किस तरह से है। अब जो जो बल स्ट्रक्चर्स को बनाते हैं, या तो एक दूसरे के करीब बल आ रहे होंगे, दोनों तरफ से एक दूसरे पर लग रहे होंगे, या दूसरी स्थिति यह है कि एक दूसरे से दूर खींच रहे होंगे। अगर एक दूसरे के करीब आ रहे होंगे तो ऐसी स्थिति में अलग स्ट्रक्चर बनेंगे। एक दूसरे से दूर बल जा रहे हैं, एक ब्लॉक है, अगर ये ब्लॉक है, ये ब्लॉक में अगर इधर से और इधर से दोनों तरफ से एक बल लग रहा है, ऐसी स्थिति में कोई अलग स्ट्रक्चर बनेगा। अगर ये डक्टाइल है तो मुड़ जाएगी, अगर ये ब्रिटिल है तो इसमें एक दरार पड़ेगी, इसमें एक ब्लॉक ऊपर को खिसकेगा, एक नीचे को आएगा। लेकिन अगर ये खिंचाव उल्टा हो रहा है, अगर एक दूसरे से दूर, ये इधर का पोर्शन इधर अगर बल इस तरह से लग रहा है तो स्थितियां इस तरह से आएंगी, इस तरह से ये पतला होगा बीच में अगर ब्रिटिल है तो इस तरह की दरार बनेगी और इस तरह के स्ट्रक्चर फॉल्ट बन जाएंगे। और ये विभिन्न तरह के बलों के कारण विभिन्न तरह के किस तरह से स्ट्रक्चर डेवलप होते हैं।